जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज अपने नई वीडियो के साथ फिर हाजिर है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित 5 आपको सिद्धांत बताए थे और उनमें हमने बात की थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। अपने बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कई जगह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया गया है, लेकिन महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है वो जेबी टेलर ने 1910 में दिया था, जबकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो अलग विद्वान ने दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की अपने बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम अपने बात करते हैं इसके प्रतिपादक की कि महाद्वीपीय सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। जिस विद्वान ने यह सिद्धांत दिया था उस विद्वान का नाम है अल्फ्रेड वेगनर। स्थान या देश की बात करें तो अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के थे, यानी एक जर्मन विद्वान थे और ये जलवायुवेत्ता थे, यानी मुख्य रूप से जलवायुवेत्ता थे और भूगर्भ शास्त्री थे। ये मुख्य रूप से जलवायु का, पूरे विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे और उसी के फलस्वरूप इन्होंने यह सिद्धांत दिया था जिसकी अपने चर्चा करेंगे। और अगर समय की बात करें तो इन्होंने यह सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसकी शुरुआत अगर करें तो इसकी शुरुआत यहीं से होगी, जलवायु से, कि अल्फ्रेड वेगनर है वो एक जलवायुवेत्ता थे। जलवायुवेत्ता, ये एक जलवायुवेत्ता थे और पूरे विश्व की जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। तो इन्होंने इसके लिए पूरे विश्व का भ्रमण किया और उसी दौरान इन्होंने 2-4 ऐसी बातें देखी जो कि अपने आप में अचंभित करने वाली थी। एक तो यह था कि इन्होंने देखा कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, वहां पर तापमान है वो हमेशा माइनस में 0 डिग्री से नीचे रहता है और उस स्थान पर कोयला मिला है। यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप जहां पर लकड़ी, पेड़ पौधे या वनों की छोड़ो, घास का एक तिनका नहीं होता, वहां पर कोयला मिला है। तो यह अपने आप में अचंभित करने वाली बात थी और इसी कारण इन्होंने अपना सिद्धांत प्रसारित किया था। और इसके सिद्धांत की मुख्य रूप से 2 बातें थी कि एक नंबर है कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, यानी कि महाद्वीपों ने अपनी जगह बदली है। और 2 नंबर है जलवायु कटिबंधों में विस्थापन। भाई, या तो जलवायु जो कटिबंध है, वर्तमान में अगर बात करें अपने जलवायु कटिबंधों की, तो बीच में जो भूमध्य रेखा है इसके दोनों तरफ उष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि उष्ण कटिबंध है। इसके दोनों तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और ध्रुवों पर शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो या तो इन जलवायु कटिबंधों में, यानी कि जलवायु में परिवर्तन हो गया, या फिर महाद्वीपों का विस्थापन हो गया। तो इन्होंने पहले
आधार पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने माना कि जलवायु कटिबंधों के अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, बल्कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। महाद्वीपों ने अपनी जगह बदली है और पहले आधार को मानकर इन्होंने अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। इनका सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसके लिए इन्होंने मुख्य रूप से दो बल बताए, जिन दो बलों के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। तो दो बल कौन से थे? एक तो बल था गुरुत्वाकर्षण बल और पलवनशीलता बल, और दूसरा बल था ज्वारीय बल। इन दो बलों के कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। तो अब अपने अगर इस सिद्धांत की शुरुआत करते हैं कि यह सिद्धांत अपने को क्या बताता है, तो इस सिद्धांत की शुरुआत के लिए वेगनर ने जो समय लिया था वो लिया था कार्बोनिफेरस युग का। अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जो आज अपने 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जो सातों अलग अलग है, ये सातों एक ही जगह पर स्थित थे। यानी कि पूरा जो महाद्वीपीय भाग है, धरातलीय भाग है, वो पूरा ही एक ही था। और इस संयुक्त स्थल खंड को इन्होंने पेंजिया नाम दिया। यानी इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग से पहले जो सातों महाद्वीप है वो एक ही स्थल खंड के रूप में थे, और उस एक ही स्थल खंड को इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और इसके चारों ओर का जो सागरीय या जलीय भाग था, इसे इन्होंने नाम दिया पेंथालाशा। यानी कि वेगनर ने बताया कि उस टाइम के अंदर महाद्वीप भी एक ही था और महासागर भी एक था। इस धरातलीय भाग को पेंजिया नाम दिया, जलीय भाग को इन्होंने पेंथालाशा नाम दिया। पेंजिया का अर्थ की अगर बात करें तो पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। यानी पेंजिया शब्द है वो एक यूनानी शब्द है और जिसका अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। और पेंथालाशा भी यूनानी शब्द है, इसका अर्थ होता है जल ही जल, यानी कि चारों तरफ जल ही जल था। इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभंजन या टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वप्रथम यह बड़े रूप में दो टुकड़ों में टूटा। तो इसका ऊपर का भाग था उसे इन्होंने अंगारा लैंड या लोरेशिया नाम दिया। अंगारा लैंड या लोरेशिया नाम दिया। और नीचे वाले टुकड़े को इन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। और बीच में एक भूसनती बनी और उस भूसनती को इन्होंने टेथिस सागर नाम दिया। भूसनती क्या होती है? यानी ऐसा पतला जलीय भाग, ऐसा जलीय भाग जो पतला या संकरा होता है और उथला हुआ होता है, उसके लिए भूसनती शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वो भूसनती क्या थी? टेथिस सागर थी। तो सर्वप्रथम पेंजिया का विभाजन है वो कार्बोनिफेरस के अंतिम युग के अंदर दो भागों में हुआ, अंगारा लैंड और लोरेशिया के रूप में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में हुआ। अंगारा लैंड के अंतर्गत इन्होंने बताया कि एशिया, यूरोप और
नॉर्थ अमेरिका इसके अंतर्गत शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड के अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया यानी भारत है वो भी गोंडवाना लैंड का ही भाग था। तो ये सारे एक ही रूप में जुड़े हुए थे, लेकिन क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग के अंतिम भाग में जब यह समाप्त होने वाला था तो उस समय यह कई टुकड़ों में विभाजित हो गया और इसका विस्थापन है वो शुरू हो गया। इसके विस्थापन के लिए इन्होंने दो दिशा बताई थी, यानी कि दो दिशा के अंदर इसका विस्थापन हुआ। वो दो दिशाएं कौन सी थी जिसके अंतर्गत विस्थापन हुआ? एक तो विस्थापन हुआ भूमध्य रेखा की ओर, यानी कि इन टुकड़ों का विस्थापन है एक तो भूमध्य रेखा की ओर हुआ और दूसरा है वो पश्चिम की ओर, यानी दो तरफ है महाद्वीपों का, या कहें कि पेंजिया के जो टुकड़े थे वो भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे और पश्चिम की ओर भी खिसकने लगे। भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर जो खिसके, उसके लिए इन्होंने दो बलों को उत्तरदायी माना। भूमध्य रेखा की ओर खिंचाव का मुख्य कारण इन्होंने माना गुरुत्वाकर्षण बल को या पलवनशीलता बल को, और इसी बल के कारण है वो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हुए, क्योंकि अपने मानते हैं भूमध्य रेखा या यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा होता है, ध्रुवों की ओर कम होता है, ये वेगनर ने माना था। दूसरा बल कि महाद्वीप पश्चिम की ओर क्यों विस्थापित हुए, तो इसके लिए इन्होंने दूसरे बल को उत्तरदायी माना, वो बल था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल कौन सा होता है आपको बता दें, चंद्रमा और सूर्य का जो बल होता है जो अपनी ओर पृथ्वी के भाग को आकर्षित करते हैं, उसे जलीय ज्वारीय बल के नाम से जाना जाता है। समुद्रों के अंदर अमावस्या या पूर्णिमा को जो ज्वार भाटा आता है, प्रबल और उच्च आता है, उसका मुख्य कारण चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति ही होती है, और उसी आकर्षण शक्ति के लिए ज्वारीय बल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इन दो बलों के कारण यह आगे की ओर खिसकना शुरू हुआ था। यह सिद्धांत इन्होंने इस आधार पर दिया था और बाद में इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए इन्होंने इस सिद्धांत से संबंधित प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि यह विस्थापन सही था, यानी सिद्ध करने की इन्होंने कोशिश की थी। और जिसके अंतर्गत अगर अपने बात करें तो सबसे पहला साक्ष्य आता है, वो आता है जिगसा फिट। जिगसा फिट, जिगसा फिट क्या है? सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो जिगसा फिट को साम्य स्थापन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किसी भी चीज को एक दूसरे के अंदर सही ढंग से फिट कर दिया जाए, जैसे यह इसके अंदर बिल्कुल फिट हो चुका है। तो इन्होंने इसके उदाहरण फलस्वरूप बताया था कि अपने देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो ब्राजील का भाग है वो उभरा हुआ है, और इधर अफ्रीका के अंदर गिनी की खाड़ी है वो अंदर की ओर है। तो इन्होंने बताया कि अगर दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को आपस में मिलाया जाए तो दोनों भाग है वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल स्थापित या स्टिक है वो बैठेंगे।
तो जिसके आधार पर इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में या प्राचीन काल में करोड़ों वर्ष पहले सारे महाद्वीप है वो आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा इन्होंने दूसरा एक उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसे टिलाइट के नाम से भी जाना जाता है। टिलाइट, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि टिलाइट है वो क्या है। तो आपको बता दें कि भारत यानी दक्षिणी भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये गर्म इलाके है, यहां पर कभी कोई बर्फ नहीं जमी। टिलाइट होता है निक्षेप या अवसादों के निक्षेप से संबंधित शब्द का प्रयोग किया जाता है, और निक्षेप किसके? बर्फ के निक्षेप। यानी कि दक्षिणी भारत है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थायी रूप से कोई हिमनद नहीं है, लेकिन वहां पर बर्फ के जमाव के निक्षेप मिले हैं, भारत में मिले हैं। तो जिससे पता चलता है कि ये सारे भाग आपस में जुड़े हुए थे किसी काल में, और इसी कारण क्योंकि दोनों के बीच में दूरी भी काफी पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें यूरोप और अमेरिका के अंदर नमक के निक्षेप की, तो पर्मियन युग के अंदर जो नमक के निक्षेप या जमाव हुए थे उसका उदाहरण है यूरोप और अमेरिका दोनों ही जगह पर देखने को मिलता है, जो किसी दोनों दूर दूर है और एक ही प्रकार की जलवायु के कारण ये दोनों बने हुए हैं या इसके निक्षेप बने हुए हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि ब्राजील का उभरा हुआ भाग और इधर गिन्नी की खाड़ी का भाग है। ब्राजील के अंदर की जो चट्टानें हैं वो सोने के निर्माण से संबंधित है, जबकि सोने का उत्पादन है वो अफ्रीका के अंदर बड़ी मात्रा में होता है। तो जिससे सिद्ध होता है कि ये दोनों भाग किसी टाइम में आपस में जुड़े हुए थे। एक अपने जीवों के प्रमाण से संबंधित उदाहरण मिलता है लेमिंग नामक जीव का। लेमिंग नामक जीव है वो यूरेशिया के अंदर यानी यूरोप और एशिया के ऊपरी भागों में मिलता है, जो चूहे से बड़ा एक जीव होता है। वो क्या करता है कि ये मान लो यूरोप वाला भाग है, बीच में ये अंध महासागर है और इधर है यूएसए यानी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका का भाग है। तो ये जीव क्या करता है, इस ओर गति करता है और समुद्र में गिरकर मर जाता है। तो इस वेगनर ने माना कि प्राचीन काल में जब यह भूस्थल पेंजिया एक साथ जुड़ा हुआ था तो यह लेमिंग नामक जीव इस ओर प्रवास करता था, लेकिन आज इसके पूर्वज प्रवास करते थे और आज भी यह जीव इस ओर प्रवास करना चाहता है, लेकिन समुद्र के कारण उसमें गिरकर मर जाता है। तो यह उदाहरण भी इन्होंने बताया था। इसके अलावा क्या है कि यूरोप और अमेरिका के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। यह ग्रीनलैंड यूरोप से प्रतिवर्ष दूर हो रहा है और अमेरिका के प्रतिवर्ष से नजदीक हो रहा है। 10 सेंटीमीटर है वो अमेरिका की ओर लगातार खिसक रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि महाद्वीपों का विस्थापन आज भी जारी है। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप है, अमेरिका और अफ्रीका के अंदर है जो चट्टानें हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके अंदर की शैलों के अंदर एक ही समय की बनी होने के प्रमाण मिले हैं। अमेरिका और अफ्रीका के अंदर चट्टानों के अंदर जो जीवावशेष मिले हैं वो किसी एक ही समय के मिले हैं। तो जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सारे भाग आपस में जुड़े हुए थे। एक उदाहरण इन्होंने दिया था लेमुरिया नामक जीव का। लेमुरिया नामक जीव की अगर बात करें तो यह मेडागास्कर भारत और ऑस्ट्रेलिया
इन 3 जगह पर मिलता है और तीनों ही भाग दूर दूर है। यानी कि अगर बात करें कि मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया और भारत की, तो भारत है वो यहां पर है, मेडागास्कर है वो अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर है, मेडागास्कर है, ये इंडिया यानी भारत है, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन यह लेमुरिया नामक जीव तीनों जगह पर मिलता है, तो जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सारे भाग किसी टाइम में आपस में जुड़े हुए थे, वरना जलीय भागों के अंदर यह जीव कैसे जा सकता है। तो वेगनर ने इसके बारे में भी बताया। तो इसने इससे संबंधित बहुत सारे अपने साक्ष्य या सबूत दिए, जिनके आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि कार्बोनिफेरस युग से पहले ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और वो जुड़ा हुआ स्थल खंड था उसे पेंजिया नाम दिया गया, और उसके चारों ओर जलीय भाग था उसे पेंथालासा नाम दिया गया, यानी जल ही जल। और उसी पेंथालासा का आज अवशेष की बात करें तो इन्होंने बताया कि प्रशांत महासागर है वो पेंथालासा का ही अवशेष भाग है। तो इस प्रकार इन्होंने यह सिद्धांत दिया था, लेकिन बाद में इस सिद्धांत की आलोचना भी हो गई। बहुत सारे विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना कर दी। इन्होंने बताया कि ज्वारीय बल है जिस बल ने महाद्वीपों को पश्चिम की ओर विस्थापित किया, तो यह बल कितना था आज क्यों नहीं है। तो वेगनर ने बताया था कि उस टाइम में सूर्य का ज्वारीय बल बहुत ही ज्यादा था, लेकिन अगर आज की बात करें तो लाखों गुना अगर बल ज्यादा होगा तो वो महाद्वीपों का विस्थापन कर सकता है। तो बाद में ये इसका जवाब नहीं दे पाए थे। इसके अलावा हमने बात की थी जिग्सा फिट की, जिसके अंतर्गत अफ्रीका और गिनी की खाड़ी वाले भाग को आपस में मिलाएं तो इसमें कुछ भाग है वो बच जाता है। उसके बारे में ये नहीं बता पाए थे कि यह पूरी तरह से फिट क्यों नहीं होता है। तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन फिर भी इन कमियों के बावजूद यह सिद्धांत आज भी सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। अगली वीडियो में अपने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।